इकोनॉमी को लेकर बनी हुई है फिक्र। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.5 से गिरकर आई 7% पर। कोर सेक्टर ग्रोथ भी 3 महीने के निचले स्तर पर। इन्फ्लेशन जो घट रही है उससे इंटरेस्ट रेट को अब नीचे आने की तो बहुत ही उम्मीद सभी के पास है। ये जो हम 25-25 बेसिस पॉइंट्स की हर एक बार कट करते हैं और उसकी हम सब तारीफ करने बैठ जाते हैं, मेरे ख्याल में डीपर कट इज कॉल्ड फॉर। खराब जीडीपी नंबर के बाद कॉर्पोरेट इंडिया ने फिर की दरों में कटौती की मांग, कहा ग्रोथ को बचाना है जरूरी। रेटिंग बढ़ाने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार का एसएनपी को प्रेजेंटेशन। बड़े रिफॉर्म का दिलाया भरोसा, लेकिन एसएनपी ने गिरते रुपए और ग्लोबल माहौल को लेकर जताई चिंता। बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव, दिन भर उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 109 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी 8,000 के नीचे गया। त्योहारों से पहले एचडीएफसी बैंक का ग्राहकों को तोहफा, ब्याज दरें 35 बेसिस पॉइंट तक घटाई, सबसे सस्ता लोन देने वाला बैंक बना। और कंज्यूमर्स के लिए एक और अच्छी खबर, पेट्रोल 2 रुपए तो डीजल 50 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। इस महीने में तीसरी बार घटे दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। नौकरशाही में बड़े फेरबदल, एक्सपेंडिचर सचिव आरपी पाटिल होंगे नए वित्त सचिव, राजीव महर्षि बनाए गए गृह सचिव। आरबीआई ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को बताया देश के लिए सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। दोनों बैंकों ने कहा पहले से ही है ज्यादा पूंजी। भूमि बिल पर सरकार की सफाई, विपक्ष पर लगाया धोखा देने का आरोप। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा ज्यादातर राज्य 2013 के बिल में चाहते थे संशोधन। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के बिना, पॉलिटिकल राजनीतिक संपर्क के बिना, राजनीतिक संवाद के बिना, राजनीतिक विचार विमर्श के बिना आप हमारे लोकतंत्र में आगे नहीं चल सकते। जयराम रमेश ने सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कहा कांग्रेस जीएसटी और लैंड बिल पर निकाल सकती है बीच का रास्ता, बशर्ते सरकार बातचीत करने का रुख अपनाए। शीना केस में इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ी। बेटे मिखाइल को भी मारने की साजिश सामने आई। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले कलबुर्गी की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है, कर्नाटक सरकार ने की सिफारिश। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के घर एनडीए की बैठक रही बेनतीजा, सीट बंटवारे पर 1 हफ्ते बाद हो सकता है फैसला। तुलसीदास की रामायण अब डिजिटल हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी की 22 साल की रिकॉर्डिंग का ऑनलाइन लॉन्च किया। आवाज एट 9 में आज सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की सेहत की, जो अभी ठीक होती नहीं दिख रही है। इकोनॉमी में रिकवरी की बड़ी बड़ी बातों के बीच आज निराश करने वाले आंकड़े आए। पहली तिमाही के जीडीपी नंबर हो या फिर कोर सेक्टर की ग्रोथ, दोनों ने उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। वित्तीय घाटे के आंकड़ों ने भी निराश किया है। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 0.5% तक लुढ़क गई है। इकोनॉमी की सेहत पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, कैसे देखा जाए आज के इन आंकड़ों को? सब तरह से थोड़ी निराशा ही लग रही है। सबसे पहले बात करें अगर जीडीपी की, 7.5 के मुकाबले 7% पे आया है, लेकिन वहीं आजकल लोग जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड देखते हैं। वो 6.8 की उम्मीद थी, 7.1 आया, तो वो तो अच्छा है। थोड़ी कंफ्यूजन है जीडीपी के आंकड़ों को लेकर। एक तो देखिए 7% का आंकड़ा रिकंसाइल ही नहीं होता, क्योंकि इसके पहले जब 7% हमने कंटिन्यूअस देखा था 90 के दशक में, उस समय कॉर्पोरेट अर्निंग्स 15% से बढ़ती थी। आज की तारीख में 7% की जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों का मुनाफा अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की सारी कंपनियों को देखें तो बढ़ने की जगह आपको घटता हुआ नजर आता है। इसलिए वो तो सवाल अपनी जगह पे है, लेकिन अब एक मुद्दा यह भी है कि जीडीपी देखें या जीवीए देखें। जहां तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, वो आंकड़ा इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डेफिसिट ज्यादा है, लेकिन जो डेफिसिट ज्यादा है वो जानबूझ के किया गया है, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा है
कि उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो अब देख रहे हैं रोड कंपनियों को प्रोजेक्ट्स मिलते हुए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर निकलते हुए। तो ये ओवरऑल एक तरीके से अच्छा है। असम्पशन यह है कि सेकेंड हाफ में इसका थोड़ा स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा, यानी सरकार ने आज खर्च किया तो जिस कंपनी को वो इनकम मिली वो सेकेंड हाफ में करेंगे। तीसरा आंकड़ा जो कोर सेक्टर का है वो अगर आप देखें तो जरूर चिंता में डालने वाला है, क्योंकि ज्यादातर कोर इंडस्ट्रीज में एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम आगे आईआईपी पर भी आते हुए देखेंगे और उस लिहाज से जो आईआईपी का आंकड़ा आएगा वो कमजोर आएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो आंकड़े आज के दिन निकल कर आए हैं थोड़े कंफ्यूज करने वाले और थोड़ी चिंता बढ़ाने वाले ही लगते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप। एचएसबीसी की चेयरमैन नैनालाल किदवाई का कहना है कि रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कम से कम 0.25% की कटौती करेगा, लेकिन दरों में कटौती का असर तभी होगा जब बैंक कर सस्ता करेगा। मैम, ये महंगाई के और दूसरे आर्थिक आंकड़ों को अगर देखें तो क्या लगता है आपको कि इस बार ब्याज दरों में कटौती होनी संभव है, और होगी तो कितनी आप उम्मीद करते हैं? वैसे ब्याज तो नीचे आएगी, और आप बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछे हैं कि जो इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आए, जो इन्फ्लेशन जो घट रही है उससे इंटरेस्ट रेट को अब नीचे आने की तो बहुत ही उम्मीद सभी के पास है। और गवर्नर तक भी कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन चेक में आएगा तो ये ब्याज को जरूर नीचे ही लाएंगे। तो शायद अब ये 3-4 महीने जो इस साल में बाकी हैं 25 बेसिस पॉइंट्स तो हो गई, शायद 50 बेसिस पॉइंट्स तक भी नीचे आ सकते हैं। पर जहां तक आरबीआई और आरबीआई गवर्नर ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, असर तो तभी पड़ेगी बिजनेस पर जब जो ब्याज हमारे बैंक इंडस्ट्री को चार्ज करते हैं उसे नीचे आना है, और वो तभी नीचे आएगी जब हमारे बैंक के एनपीएज बस में आए, और जहां तक लिक्विडिटी और जो पैसे अवेलेबल हों कंपनीज को बोरो करने के लिए, तभी हम देखेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट जहां कंपनी तक पहुंचती है वो नीचे तक आए। फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिरला का मानना है कि अब रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बड़ी कटौती करनी चाहिए। 0.25% की कमी से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही उनका कहना है कि बैंक जब तक रेट में कटौती को पास ऑन नहीं करते हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये जो हम 25-25 बेसिस पॉइंट्स की हर एक बार कट करते हैं और उसकी हम सब तारीफ करने बैठ जाते हैं, मेरे ख्याल में डीपर कट इज कॉल्ड फॉर। अगर सर्कमस्टेंसेज आगे जाकर के ऐसे हों कि रेट वापस बढ़ानी पड़े, अगर बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ानी पड़ेगी, पर इसका ये माने नहीं है कि भी मुझे आगे बढ़ानी पड़ सकती है तो मैं आज कम ना करूं। ये हम लोगों का आर्ग्यूमेंट रहा है। दूसरा जो हम कई दिनों से आर्ग्यू कर रहे हैं, जितने आरबीआई ने आज तक रेट कट किए हैं वो बैंकिंग सिस्टम ने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किए हैं, और उसका बैंकिंग सिस्टम कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स देती है। हमारे एनपीएस है, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो अगर एनपीएस का लॉस कवर करने के लिए आपको हाई इंटरेस्ट रेट रखना है तो इन अ वे यू आर ट्रांसफरिंग सिकनेस। और आइडलवाइज सिक्योरिटीज के प्रेसिडेंट और सीईओ विकास खेमानी का मानना है कि कंपनियों के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जरूरी है, जो अभी तक दिख नहीं रही। वॉल्यूम ग्रोथ है वो कोई भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो वॉल्यूम ग्रोथ जो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगी तो उसका प्रेशर मार्जिन पे भी पड़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम रहता है। सो आई थिंक सब कुछ लिंक्ड अकॉर्डिंग टू मी वॉल्यूम लेड ग्रोथ से है। सो जब भी जीडीपी की ग्रोथ भी इंप्रूव हो रही है तो हम लोग यही देखना चाहते हैं कि जो ग्रोथ आएगी वॉल्यूम लेड ग्रोथ कब तक आएगी। जैसे वॉल्यूम धीरे धीरे इंप्रूव होता है उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, उससे मार्जिन इंप्रूव होता है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, एंड वो फिर एक पूरा चक्का चल पड़ता है। तो आई थिंक क्रिटिकल थिंग टू वॉच इज वॉल्यूम लेड ग्रोथ इन एवरी इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली इसको अगर लीड करती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चालू होती है तो वहां से कंजम्पशन ऑफ कोर इंडस्ट्री स्टार्ट्स, एंड वहां से पूरा धीरे धीरे इकोनॉमी का चक्का चालू हो जाता है। एक्सिस कैपिटल के सीनियर वीपी सच्चिदानंद शुक्ला का मानना है कि हालात सुधरने में भी थोड़ा और वक्त लगेगा। इकोनॉमी में कहीं भी ज्यादा रिवाइवल नहीं दिख रहा है। खराब मॉनसून से कंजम्पशन कम है, निवेश नहीं बढ़ा है, सरकारी खर्च थोड़ा बहुत होने लगा है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे कम है। अगर हम सालाना नंबर देखें तो ग्रोथ जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर नेट एक्सपोर्ट्स। इनमें से एक भी इंजन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है इस वक्त इकोनॉमी में। कंजम्पशन वीक है, रूरल जो कि खराब मॉनसून के कारण, और दूसरी बात जो सरकारी खर्च है, सब्सिडीज हैं,
ये सब कम है, इसलिए कंजम्पशन पे इम्पैक्ट है। अर्बन कंजम्पशन थोड़ा रिवाइव कर रहा है। केपेक्स या इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो पूरी तरह से वीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी ये उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि हम इसकी वजह से सालाना दर में काफी बड़ी वृद्धि देखें। और आज मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने रेटिंग एजेंसी S&P को आर्थिक अनुमान पर प्रेजेंटेशन दिया। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपनी तरफ से S&P को मजबूत आर्थिक फंडामेंटल्स का भरोसा दिया, लेकिन एजेंसी ने कुछ चिंताएं जाहिर की है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं। लक्ष्मण, S&P ने आज क्या कहा इस प्रेजेंटेशन पर? देखिए, S&P की तरफ से 3 मुद्दे उठाए गए। पहला मुद्दा तो ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है उससे निपटने के लिए वित्त मंत्रालय की तैयारी क्या है। मिसाल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय माहौल से भारत के रुपए पर जो असर पड़ रहा है, भारत के एक्सपोर्ट पर जो असर पड़ रहा है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है और आगे की रणनीति क्या है। दूसरा मुद्दा ये था कि जो रिफॉर्म के एजेंडे पर सरकार ने वादा किया था कि तेजी से आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि GST के ऊपर सरकार GST से जुड़ा हुआ बिल नहीं पास करा पाई। जमीन अधिग्रहण पर जो अध्यादेश जारी किया गया था, उस अध्यादेश को सरकार वापस ले ली है। ऐसे में सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, ये S&P की एक चिंता थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई S&P की तरफ से, वो ये कि भारत का जो एक्सटर्नल डेट है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है और वित्त मंत्रालय या फिर संबंधित एजेंसी इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। ये तमाम सवाल यहाँ पे रखे गए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष, और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से, खासतौर से आर्थिक सलाहकार की तरफ से, इन हर सवालों का जवाब दिया गया और इस बात की कोशिश की गई कि ये समझाया जाए कि भारत की स्थिति इससे बिगड़ने वाली नहीं है और चिंता की बात नहीं है। आप भारत की रेटिंग सुधार दीजिए। मिसाल के तौर से पर वित्त मंत्रालय की तरफ से यह कहा है कि राजनीतिक मजबूरियां हैं, ये बात सही है, GST नहीं बढ़ पा रहा है, जमीन अधिग्रहण पर सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन राजनीतिक तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है और तकनीकी जो राजनीतिक चीजें हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत की यह रणनीति है कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल खराब हुआ है उसको एक अवसर के तौर पर भारत देखे, और इसलिए भारत की तरफ से कोशिशें चल रही है। FDI को लेकर जो नीतियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो कदम है, ये सारे कदम उसी दिशा में उठाए गए हैं। भारत की तरफ से ये ठोस तरीके से रखा गया कि 8% का ग्रोथ रेट हर हाल में पूरा किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य है वो सरकार हर हाल में पूरा करेगी, इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। ये तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई ताकि S&P को ये बताया जा सके कि उनको भारत की इकोनॉमी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दिन भर चली मार्केट की सांप सीढ़ी। ब्रेक के बाद बताएंगे त्योहारों से पहले HDFC ने दी क्या खुशखबरी। दिन भर उतार चढ़ाव झेलने के बाद बाजार आखिरकार गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी फिर 8000 के नीचे फिसल गया, वहीं सेंसेक्स में 109 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी भारतीय बाजारों पर हावी होती हुई नजर आई। हालांकि पिछले 2 सेशन से FIs ने वायदा कारोबार में जिस तरह की दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग की, उससे सहारा मिलने की उम्मीद थी और वैसा हुआ भी। थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई और उसके बाद मिड सेशन काफी बेहतरीन रहा, जहां बाजारों ने काफी समय तक 8000 के ऊपर कारोबार किया निफ्टी पर। लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटा फिर से बाजार पर कमजोरी की तरफ हावी होता हुआ दिखा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, यूरोप कमजोर था और रुपए में भी 0.5% का नुकसान था। इन सारे फैक्टर्स ने दबाव बनाया। 0.5% के नुकसान के साथ सेंसेक्स निफ्टी बंद होते हुए दिखे। मिड कैप शेयर सुबह ज्यादा मजबूत, ज्यादा बेहतर सिचुएशन में थे, लेकिन आखिरी घंटे में मिड कैप शेयरों पर दबाव बढ़ा। 0.5% के नुकसान के साथ ये बंद हुए और छोटे शेयरों में भी 1/4% का नुकसान था। बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल रहा, सुबह गिरने में आगे था, दोपहर में बढ़ने में आगे रहा और फाइनली ये भी लगभग 0.5% नीचे आप देख सकते हैं कमजोरी के साथ बंद हुआ। अब आप देखिए सेक्टर्स में उससे पहले बढ़ने वाले शेयरों की तादाद आज 630 और कमजोर शेयर 800 के आसपास रहे। वॉल्यूम सब धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं और आज हफ्ते के पहले दिन लगभग 2.25 लाख करोड़ का कारोबार दर्ज हुआ। कैपिटल गुड्स शेयरों ने आज की कमजोरी को लीड करने का काम किया, खासतौर से भेल, यहां पर 3.5% का नुकसान, क्रॉम्पटन थर्मेक्स जैसे शेयरों पर भी दबाव था। लेकिन पावर शेयरों में भी पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे शेयरों पर अच्छी खासी कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिली। इनका मुकाबला किया फार्मा शेयरों ने, जबरदस्त तेजी दिखाई फार्मा शेयरों ने। आज फिर से लुपिन को देखिए 4% की दमदार मजबूती, सिप्ला, डॉक्टर, सारे स्टॉक्स अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए नजर आए। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में क्रूड की तेजी के बावजूद खरीदारी होती दिखी। BP, HP, IOC तीनों ही अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए। खबरों के दम पर एक्शन दिखा।
वोखाड़ में नेगेटिव साइड पर, जहां पर इनकी एक यूएस अमेरिका से दवा रिकॉल करने की खबर आई, स्टॉक नेगेटिव बंद हुआ। गोदरेज कंज्यूमर्स में एफआईएस की लिमिट बढ़ाई गई है खरीदारी के लिहाज से। मर्केटर में एक बड़ा सौदा कल होते हुए दिखा और पुंज लॉयड्स को आईओसी से एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर के बाद यहां पर तेजी बनती हुई दिखी। इनके अलावा दो कंपनियों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। वीकेंड पर जिलेट के शानदार नतीजे थे 2.5% ऊपर, और आज डिशमैन ने बाजार के दौरान बेहतरीन नतीजे पेश किए। स्टॉक 6% की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी पर मजबूत शेयरों का जिक्र करें तो कोल इंडिया, केन, वेदांता और यस बैंक जैसे शेयरों से सहारा मिलता हुआ दिखा। वहीं टॉप लूजर्स के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय जैसे दिग्गज थे। वहीं ओएनजीसी और रिलायंस जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस की दिग्गज कंपनियों से भी निफ्टी पर अच्छा खासा दबाव आज बना। तो ये थे आज के बाजारों का हाल, और जानकारों का मानना है कि बाजार में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए निवेशकों को निवेश से पहले थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो एक ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में बनता दिख रहा है वो लगभग 8100 का रेजिस्टेंस है ऊपर में, और नीचे 7800, 7800 का सपोर्ट है। इस समय 300 पॉइंट का वाइड रेंज है। जैसे जैसे समय निकलेगा ये रेंज थोड़ा छोटा होता जाएगा। तो अगर हम 8000 से ऊपर अभी चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ट्रेडिंग रेंज में ही है, ये मेरी समझ है। ट्रेडिंग रेंज में व्यापार सरल नहीं होता है। हमको दो बहुत बड़े बड़े मूव्स मिल गए नीचे की तरफ, तो व्यापारी खुश होने चाहिए, अब आराम से रहे। जब ये रेंज एक तरफ निकलेगा या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या छोटा होकर ब्रेकआउट करेगा, तब कोई बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट्स में जो भी हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं और ग्लोबल ग्रोथ स्केयर सॉर्ट ऑफ है, उस सिनारियो में इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स एंड बेस्ट कंट्रीज टू प्ले, इन द सेंस कि वहां ग्रोथ है, करेंसी स्टेबिलिटी है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सो ऑन ब्रॉडर मैक्रो पैरामीटर्स इंडिया स्टैंड आउट कंट्री है, बट एज यू राइटली मेंशन ये 2 महीना वोलेटिलिटी काफी रहेगी। सो मेरे हिसाब से या हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से आई थिंक ये वोलेटिलिटी जरूरी नहीं है कि वोलेटिलिटी में ट्रेड करना ही चाहिए। ओके, यू कैन वेट आराम से, अपने भाव से, अपने टाइम से, जब स्टेबिलिटी आती है और किसको निवेश करना है तो बाद में निवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन पर 0.35% यानी 35 बेसिस पॉइंट ब्याज घटाया है, और अब बैंक का ब्याज दर घटकर 9.35% हो गया है। नई दरें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि कटौती त्योहारों से पहले आई है। इस कटौती के बाद एचडीएफसी बैंक के बेस रेट सबसे कम हो गए हैं। और एचडीएफसी बैंक के ट्रेजरी हेड आशीष पार्थसारथी का कहना है कि कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आने के कारण बेस रेट में कटौती की गई है। हमारा जो बेस रेट होता है वो एक फॉर्मूला बेस्ड है जो कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ जुड़ा रहता है। तो आप देख ही रहे हैं सभी बैंकों के और हमारे बैंक के डिपॉजिट रेट्स भी कम होते जा रहे हैं, तो उससे उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो गई है। इसलिए एल्को ने डिसीजन, बैंक के एल्को आज मिली और डिसीजन लिया कि जबकि फॉर्मूला दिखाता है कि बेस रेट कम हो रहा है, तो वो बेस रेट हमने अनाउंस कर दिया है तो सितंबर 1 से कि कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि किस बैंक का कितना बेस रेट है। एक नजर डाल लेते हैं, उससे अंदाजा होगा कि किस दर पर आपके पास कर्ज आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 9.35%, एसबीआई का 9.70% और आईसीआईसीआई बैंक का भी इतना ही। इस वक्त एचडीएफसी का लोन सबसे सस्ता हो चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक का करीब 9.25% और बैंक ऑफ बड़ौदा का 9.90% यानी सबसे ज्यादा इस पूरे ब्रैकेट में। नौकरशाही में बड़े फेरबदल, किसको क्या मिले जिम्मेदारी, देखिए इस के बाद। और आरबीआई ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को बताया देश के लिए सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या है, इसका मतलब बताएंगे आपको आगे। घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बैंकों की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक को शामिल किया गया है। आरबीआई ने आज डीएसआईबीज यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए एक लिस्ट जारी की है। विदेशों में ऐसे बैंकों को टू बिग टू फेल कहते हैं, यानी बैंक जिनके डूबने के बाद देश की इकोनॉमी को खतरा पैदा हो सकता है। इस खबर की और गहराई से समझाने के लिए अब हमारे साथ एक बार फिर है हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, आरबीआई की इस लिस्ट से क्या मतलब निकालें? दो बैंकों का नाम है एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, कैसे समझे इसे?
DSIB का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी ऐसे बैंक जो अगर कल बैठ जाएं, फेल हो जाएं, तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी फेल हो सकती है। RBI ने ये प्रक्रिया शुरू की थी 2008 में, जब अमेरिका में क्राइसिस हुआ उसके बाद, क्योंकि वहां पे जो कहा गया कि टू बिग टू फेल, कुछ बैंक इतने बड़े हैं कि वो उनको फेल होने दिया ही नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया शुरू की गई थी और जो 2 बैंक चुने गए हैं, ICICI और SBI। अब RBI ने जो सिस्टम बनाया है वो ऐसा है कि किसी भी बैंक के टोटल एसेट्स और GDP का अनुपात देख करके उस बैंक के ऊपर वो SIB है या नहीं है तय किया जाता है, और वहां भी 5 बकेट हैं। तो ICICI को फर्स्ट बकेट में रखा गया है और SBI को थर्ड में। तो जो पहली बकेट में है उस बैंक को 0.2% एक्स्ट्रा इक्विटी कैपिटल की जरूरत होगी, यानी अगर 1 लाख करोड़ रुपए की उनकी बुक है तो उनको अपनी इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपए से बढ़ानी होगी। अगर अभी उनको 7% रखना पड़ता है तो 7.2 हो जाएगा। SBI के लिए 0.6% बढ़ेगा, यानी 7 है तो 7.6 हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल रखने की जरूरत पड़ेगी, इसका असर क्या होगा बैंक्स पे? अगर आप ये देखें तो जब बैंक की इक्विटी बढ़ती है तो उसकी ROE कम हो जाती है, यानी अगर मुनाफा उतना ही हो, कैपिटल बढ़ गई तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाएगी, EPS कम हो जाएगी। तो इन सारे पैमाने पे वो स्टॉक थोड़ा सा महंगा दिखने लगेगा, तो थोड़ा करेक्शन ऐसी स्थिति में आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए समय दिया गया है। 2016 से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन फाइनल इम्पैक्ट 2019 तक आएगा। धीरे धीरे 3 चरणों में बैंक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से शायद इमीडिएट बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा झटका ना लगे। जी, शुक्रिया प्रदीप। और SBI को सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिए जाने पर बैंक के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि RBI का ये कदम उम्मीद के मुताबिक रहा है। हालांकि टियर 1 कैपिटल में कमी की गई है। SBI का टियर 1 कैपिटल फिलहाल 9.62% है, जबकि वर्तमान गाइडलाइंस में सिर्फ 7% टियर 1 कैपिटल रखना जरूरी है। और RBI के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर ने कहा कि बैंक के साइज और पूरे देश में मौजूदगी के चलते सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट का दर्जा मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बैंक के पास जरूरत से ज्यादा कैपिटल है। कल अगस्त की ऑटो बिक्री के नंबर आने वाले हैं, तो कैसी रह सकती है बिक्री, बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च जर्नलिस्ट सोनम मेहता। सोनम, कल कैसे नंबरों की उम्मीद की जा रही है? पिछले महीने की तरह ही अगस्त महीने के बिक्री के आंकड़े बेहद ही मजबूत रहेंगे, जहां पे सपोर्ट फिर से MHCV सेगमेंट से आता हुआ दिखाई देगा, जहां पे एक प्री बाइंग आती हुई दिखाई दी है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स के खेल में नए लॉन्चेस के कारण मारुति, होंडा, हुंडई जैसे कंपनीज को काफी मदद मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन 2 व्हीलर के फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पे वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रूरल मार्केट की हालत अभी बेहद ही कमजोर है। साथ ही मानसून में एक रिवाइवल नहीं दिखाई दिया है और इसी के कारण ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स में भी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी स्पेशल की बात करें तो मारुति का परफॉर्मेंस मजबूत रहेगा, नए लॉन्चेस से सपोर्ट मिलेगा। सियाज, सेलेरियो, ऑल्टो को जबरदस्त रिस्पांस मिला है और इसी के कारण कुल बिक्री में 9% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर थोड़ी सी निराशा आती दिख सकती है। अशोक लेलैंड फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे MHCV वॉल्यूम्स बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के कुल बिक्री में 35% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बजाज ऑटो का परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, जहां पे 3 व्हीलर्स की बिक्री अब भी थोड़ी सी कमजोर है और यही से दबाव बनेगा। 3 से 3.5 लाख यूनिट्स के कुल बिक्री की आंकड़े दिखाई दे सकते हैं। महिंद्रा के केस में ओवरऑल वॉल्यूम्स बेहद ही फ्लैटिश दिखाई देगा, जहां पे ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स में गिरावट आएगी। 10% की गिरावट की उम्मीद रखी जा रही है। वही ऑटो परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, 0.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। मतलब कुल बिक्री में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में। वही टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, 41,000 यूनिट्स की बिक्री की उम्मीद रखी जा रही है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल्स का परफॉर्मेंस अब भी थोड़ा सा कमजोर है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन हाँ, मदद यहाँ पर कंपनीज को जरूर मिल रही है MHCV सेगमेंट से। शुक्रिया सोनम, सारे डिटेल्स करें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सुनाएंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किसे बताया लैंड बिल का विलेन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश से CNBC आवाज की खास बातचीत भी सुनिए इस ब्रेक के बाद। जमीन अधिग्रहण पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सफाई देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा 13 कानूनों के तहत मुआवजे का प्रावधान करने के लिए यह आदेश निकाला गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि GST के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए विपक्ष से बातचीत चल रही है।
Discussion with regard to the special session is only with regard to the GST. GST, yes. Now, I find some of the issues raised by the Congress party completely unsustainable. The first issue they have raised it, the Constitution itself must say that 18% is the outer limit of the band. Now, is there any constitution in the world where taxation levels are provided in the Constitution itself? Tomorrow you have a global crisis and you want to increase taxes on a particular commodity. Are you going to amend the Constitution before you do that and go to 50% of the states and ask for permission to do that? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए कहा कि जो लोग राज्य सरकारों में बैठे थे उनके कहने पर हम बिल लाए, लेकिन बिल लाने के बाद उन लोगों ने ही यू टर्न ले लिया। वही लोग, वही मुख्यमंत्री और वही सरकारें 31 तक बदल चुकी थी, जिन सरकारों ने इस पे ये कहा, चाहे महाराष्ट्र की सरकार थी, चाहे हरियाणा की सरकार थी, और तब ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। तो यू टर्न अगर किसी ने किया है तो उन्होंने किया है कि अपनी बात कह के, और जब वो सत्ता पक्ष में नहीं रहे तो अपनी दलीलों को उन्होंने निराधार बताने की बात की, और इसलिए हमें वो ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ा। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रचनात्मक सहयोग दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष से बातचीत नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये खास मुलाकात है हमारी कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने एक किताब लिखी है जो बस इसी हफ्ते लॉन्च हुई है। इसका नाम है टू द ब्रिंक एंड बैक, इंडियाज 91 स्टोरी। ये वो आर्थिक सुधार हैं जो 25 साल पहले, जो 25 साल होने जा रहे हैं अगले साल, 91 के जून और अगस्त के बीच में नरसिम्हा राव की सरकार ने और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक सुधारों का एक अचानक लहर सी पैदा की थी, उस 3 महीनों के कार्यकाल पर जयराम रमेश ने ये किताब लिखी है जो बहुत ही दिलचस्प होगी, ये हम समझते हैं। जयराम, इस किताब को लिखने का आपका मकसद क्या था? मकसद यही था संजय, एक तो जैसा कि आपने जिक्र किया 25 साल होने वाले हैं आर्थिक सुधार के कार्यक्रम की शुरुआत का, और दूसरी बात जो इतिहास है, हम इतिहास पर ज्यादा हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम लाए गए थे 25 साल पहले, वो सचमुच क्रांतिकारी थे, और किस हालात में वो पैदा हुए, वो क्या क्या किए गए, कैसे किए गए, क्या बाधाएं का सामना करना पड़ा, और जो राजनीतिक मुद्दे उठे उस आर्थिक सुधार कार्यक्रम से, उसका मैंने उल्लेख किया है इस किताब में। और असली बात तो ये है कि 1991 में एक अनोखा जुगलबंदी देश के सामने देखने को मिला, जुगलबंदी नरसिम्हा जी का और मनमोहन सिंह जी का। बिल्कुल, और इसमें इंटरेस्टिंग ये लगता है कि चूंकि 3 महीनों पर फोकस है किताब और बहुत ही अंधाधुंध गति से, तेज गति से काम हो रहा था, तो एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि आर्थिक विषय जिसको लोग बोरिंग समझते हैं, उस पर आपने एक प्रकार का थ्रिलर लिखा है, क्योंकि सर्टेन वीक्स के अंदर एक रिफॉर्म का एजेंडा डिलीवर करना था। ये एक थ्रिलर है, और ये भी कह सकते हैं कि ये चेतन भगताइज हो गया है। सरल भाषा में, आम जनता, आम आदमी की भाषा में मैंने प्रयास किया है कि जो नई वित्तीय नीति थी, न्यू फिस्कल पॉलिसी, एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति था, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, और एक बिल्कुल नया औद्योगिक पॉलिसी था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो कैसे 21 जून और 24 जुलाई के बीच में, यानी कि मुश्किल से 35 दिन भी नहीं है, पर 35 दिन के अंदर भारत का नक्शा बदला। और ये मजेदार बात है और बड़ी गंभीर बात यह है, सोचने वाली बात है कि 25 साल बाद नरसिम्हा राव रहे, देवेगौड़ा रहे, गुजराल रहे,
अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह रहे और अभी नरेंद्र मोदी हैं। 25 साल में हम उसी रास्ते पर चले आ रहे हैं जो उन 35 दिनों में उसकी एक रूपरेखा बनाई गई थी। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। तो इसके पहले कि इसकी और इसका क्या उस वक्त संदर्भ रहा होगा उसको समझने की कोशिश करें। मेरा एक सवाल आपसे ये है, जयराम का जहां नाम आता है वहां गो एरिया, नो गो एरिया भी एक पर्यायवाची शब्द के तौर पर सामने आता है। कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में, कांग्रेस स्कीम ऑफ थिंग्स में नरसिम्हा राव की तारीफ करना नो गो एरिया है, और ऐसे माहौल में आपने किताब लिखी है। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक मीडिया का माहौल है। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के एक महत्वपूर्ण सलाहकार थे, वरिष्ठ मंत्री थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे। सोनिया जी ने उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। और मैं समझता हूं ये एक मीडिया का माहौल है कि कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव जी को स्वीकार नहीं करती। कुछ ऐसे नीतियां हैं नरसिम्हा राव जी के, मिसाल के तौर से जो अयोध्या कांड घटा 6 दिसंबर 92 को, उससे कई लोगों में नाराजगी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। पर ये हम इनकार नहीं कर सकते, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस नेता इनकार नहीं कर सकता कि आर्थिक सुधार के मामले में जिस तरह से कुशल नेतृत्व दिखाया नरसिम्हा राव जी ने, वो एक हमारे इतिहास का एक अंग है जिसको हम मिटा नहीं सकते। आप लोग जिस प्रकार के कहिए बैलेंस्ड आर्थिक एजेंडा या रिफॉर्म और गरीब कल्याण योजनाओं को साथ में लेके चलने का काम करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार उसी रास्ते पर है। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके उसी एग्रेसिव एजेंडा को लागू करने में सबसे बड़े विलेन आप लोग बने हुए हैं। और मैं आपको सच बताता हूं कि पब्लिक में ट्रैक्शन नहीं है आपके विरोध का। पब्लिक में आप लोगों के विरोध के तौर तरीकों को लेकर के बड़ी भारी नाराजगी है। क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? कौन सी पब्लिक संजय, कौन सी पब्लिक? आम जनता। दक्षिण मुंबई की पब्लिक नहीं, दक्षिण मुंबई की पब्लिक नहीं, बॉटम ऑफ पिरामिड की जनता आप लोगों से परेशान है। हम रचनात्मक सहयोग दे रहे हैं। जो 35 दिनों का सबक मोदी जी को सीखना चाहिए, जेटली जी को सीखना चाहिए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी से, ये है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट के बिना, पॉलिटिकल राजनीतिक संपर्क के बिना, राजनीतिक संवाद के बिना, राजनीतिक विचार विमर्श के बिना आप हमारे लोकतंत्र में आगे नहीं चल सकते। वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सब लोग आप लोगों से लगातार बात कर रहे थे। ये सब राजनीतिक संपर्क करते हैं हेडलाइन के द्वारा, मीडिया के द्वारा। राजनीतिक संपर्क होता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आप क्या ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष मुख्य विपक्ष से अभी तक टेबल पर आमने सामने बैठ करके ईमानदारी की बातचीत नहीं कर रहा? वो कहते हैं हमने बहुत बातचीत की है। आज तक प्रधानमंत्री ने किसी भी नेता के साथ ईमानदारी से आमने सामने किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं की है। आप मन की बात की है, पेरिस में किया है, कनाडा किया है। और सुनिए ना, नरसिम्हा राव जी ने इसको किसी को आउटसोर्स नहीं किया था, सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। नरसिम्हा राव जी खुद बातचीत कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी खुद बातचीत कर रहे थे, और दोनों एक जुगलबंदी के माफिक बातचीत कर रहे थे। आप सर इसको ईगो का इशू बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मौनी बाबा हैं और नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली बात करेंगे, ये नामुमकिन है। नहीं, आप सर देखिए, प्रधानमंत्री को बातचीत करना। देखिए, मैं बता रहा हूं, आप सच मेरी बात को मानिएगा। पब्लिक इस बात का बुरा मान रही है कि आपने हमारे समय जीएसटी का विरोध किया था, इसलिए हम आपका विरोध करेंगे। आप प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, आपके लिए ईगो का इशू क्यों होना चाहिए? सरकार के प्रतिनिधि आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी को देश में ये कहना चाहिए देश को कि 3 साल उन्होंने जीएसटी को क्यों लटका के रखा। तो ये पूरी बातचीत आप आगे भी देख सकते हैं संजय पुगलिया की जयराम रमेश के साथ, लेकिन हमें लेना होगा यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सीटों को लेकर अभी भी जारी है एनडीए में मंथन। ब्रेक के उस पार शीना मर्डर केस का पूरा अपडेट।
आज रिटायर हो रहे वित्त सचिव राजीव महर्षि को गृह सचिव बना दिया गया है। सिर्फ 6 महीने में दूसरी बार गृह सचिव की नियुक्ति हुई है। इससे पहले शुक्रवार को सचिव स्तर के 16 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया था। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक समेत दूसरे मंत्रालयों में हफ्ते का पहला दिन बेहद हलचल भरा रहा। करीब दर्जन भर सचिव अपना नया कार्यभार संभालने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ सचिवों को विदाई दी जा रही थी। तभी अचानक से खबर आई कि राजीव महर्षि गृह सचिव बना दिए गए हैं। ये चौंकाने वाली खबर इसलिए थी क्योंकि गृह सचिव 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और एलसी गोयल के गृह सचिव बने अभी 6 महीने ही हुए थे। गृह सचिव की नियुक्ति को लेकर जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि एलसी गोयल निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कई नौकरशाहों को इस वजह पर यकीन नहीं हो रहा। कोई इसे राजनाथ सिंह के ऊपर शिकंजा करार दे रहा है तो कोई पीएमओ की नाखुशी का नतीजा बता रहा है। पहले चर्चा थी कि सरकार राजीव महर्षि को बतौर वित्त सचिव एक्सटेंशन देना चाहती है, लेकिन ऐन वक्त पर फैसला नहीं हो पाया। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में राजीव महर्षि खुद कह चुके थे कि जब किसी का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसे सरकार में नहीं बने रहना चाहिए। सरकार में तो जब उम्र आती है तो आदमी को वास्तव में सेवानिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि समय से अधिक रहना किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए मैं उचित नहीं मानता। राजीव महर्षि 78 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और सोमवार को बतौर वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव रिटायर हो रहे थे। इसीलिए शुक्रवार देर रात सरकार ने ऑर्डर जारी करते हुए न सिर्फ आर्थिक मामलों के सचिव की नियुक्ति की, बल्कि साथ में सचिव स्तर के 16 अधिकारियों के तबादले भी किए। इसमें सबसे हाई प्रोफाइल तबादला रहा रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास का। इन्हें राजीव महर्षि की जगह आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया, जबकि बैंकिंग सेक्रेटरी हसमुख अड़िया को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया। बैंकिंग सेक्रेटरी के तौर पर कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिव अंजलि छिप दुग्गल की नियुक्ति की गई। दुग्गल की जगह तपन रे को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्किल डेवलपमेंट सेक्रेटरी सुनील अरोड़ा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया और इनकी जगह एयर इंडिया के सीएमडी रोहित नंदन को लाया गया। इसी तरह जेएस दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, विजय शंकर मदान लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, विनोद ज्योतिषी टूरिज्म, राजीव यादव खेल मंत्रालय में सचिव बनाए गए। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सरकार ने आज इस बात का भी औपचारिक ऐलान कर दिया कि वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एक्सपेंडिचर सचिव आरपी वाटल अब नए वित्त सचिव होंगे। साथ ही ये घोषणा भी आई कि गृह सचिव एलसी गोयल को भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण यानी आईटीपीओ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आज आधी रात से आपको पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए तेल कंपनियों ने कीमतों में कमी करने का आज ऐलान किया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 44 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर होगा। इस कटौती को मिलाकर पिछले 2 महीनों में तेल कीमतों में चौथी बार कटौती की गई है। इससे पहले 15 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 27 पैसे और डीजल में 1 रुपए 17 पैसे की कटौती की गई थी। और बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर आज हुई एनडीए की बैठक बेनतीजा रही। अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद रामविलास पासवान ने कहा कि सीट बंटवारा बड़ा मुद्दा नहीं है और हफ्ते भर में ये तय हो जाएगा। मीटिंग में लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी समेत कई और नेता शामिल हुए। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, यानी आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई है। और जैसा कहा बाकी मेरे सारे सहयोगियों ने, बहुत जल्दी हम लोग सीटों पर के बारे में बैठकर निर्णय करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल माननीय प्रधानमंत्री की जो भागलपुर में अंतिम रैली हो रही है, उसकी भी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की है। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का कल रैली है, उस रैली को सक्सेस करना है और इस आधार पर हम लोगों ने कहा है कि रैली के बाद कभी भी एक बैठक होगी और जैसी डेट अनाउंस होगा उसके पहले सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। एनडीए के सहयोगी और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा कि बिहार में सीएम वही बनेगा जिसे नरेंद्र मोदी चाहेंगे। ने शुरू में ही घोषणा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी जिसको मुख्यमंत्री मानेंगे हम उनको स्वीकार कर लेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। बिहार पैकेज पर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक 6 सवालों वाला
FAQ तैयार किया है। CNBC आवाज के पास मौजूद इस FAQ में केंद्र सरकार ने माना है कि इस पैकेज में कई ऐसे प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए हैं जो पुराने हैं, लेकिन उन्हें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1 करोड़ 25 लाख में से 1 करोड़ 8 लाख पुराना है और स्कीम वाइज हमने बता दिया कब इसकी मंजूरी हुई। 87% पुराना रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं। बिहार पैकेज पर उठ रहे ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने अब 4 पन्ने की एक सफाई तैयार की है, जिसमें 6 अलग अलग सवालों के जवाब दिए गए हैं। बिहार पैकेज नया है या रीपैकेजिंग की गई है? इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि पैकेज में शामिल हर प्रोजेक्ट या तो पूरी तरह नया है या फिर वो प्रोजेक्ट शामिल हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। जैसे हाईवे सेक्टर का हवाला देते हुए कहा गया है कि 54,713 करोड़ रुपए के पैकेज में 44,722 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, जबकि 9,991 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पहले से मंजूर थे, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। यानी दबी जुबान में ही सही केंद्र सरकार ने मान लिया है कि बिहार पैकेज में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट को शामिल किए गए हैं जो पहले से मंजूर किए गए थे। हालांकि अपने सवाल जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश आने के बाद विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। केंद्र सरकार का दावा है कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने वालों को टैक्स में जो रियायतें देने का फैसला लिया गया है उससे राज्य को विशेष दर्जे से कहीं ज्यादा फायदा होगा। केंद्र सरकार ने माना है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने की कोई समय सीमा नहीं है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता जाएगा रकम का भुगतान किया जाएगा। कहीं 1 से 2 साल लगेंगे तो कहीं इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। केंद्र सरकार का ये भी दावा है कि बिहार पैकेज से फिस्कल डेफिसिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी एक साल के बजट में पूरी रकम का प्रावधान नहीं किया जाएगा और न ही पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने सेक्टर का खर्च उठाएंगी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने सवाल जवाब के इस मसौदे को सार्वजनिक नहीं किया है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। शीना हत्याकांड में आज बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर की पुलिस हिरासत बढ़ाते हुए उन्हें 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड का फैसला आते ही कोर्ट रूम में ही इंद्राणी बेहोश हो गई। इंद्राणी को थोड़ी देर कोर्ट रूम में ही बैठाया गया। इस दौरान इंद्राणी की बेटी विधि भी इंद्राणी से मिलने पहुंची। कोर्ट रूम में दोनों फूट फूट कर रोते नजर आए। शीना केस में मुंबई पुलिस ने इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर के खिलाफ हत्या की कोशिश और जहर देने का नया मामला भी दर्ज किया है। मिखाइल के बयान के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अब संजीव खन्ना का पासपोर्ट भी जब्त करने की तैयारी में है। वहीं पुलिस ने पैसों के लेन देन को भी खंगालना शुरू कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने कलबुर्गी हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जाने माने कन्नड़ लेखक और रैशनलिस्ट विचारक MS कलबुर्गी की कल धारवाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हो सकता है क्योंकि मूर्ति पूजा हो सकता है कि इसमें चरमपंथियों का हाथ हो, क्योंकि मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाकर कलबुर्गी ने कट्टरपंथियों की नाराजगी मोल ली थी। पिछले साल उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। 77 साल के कलबुर्गी ने 150 से ज्यादा किताबें लिखी थी और उन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान भी मिला था। वो धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और हम्पी की कन्नड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे। जैन समुदाय की संथारा प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जैन धर्म के बुनियादी दर्शन और सिद्धांतों पर विचार किए बिना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद जैन समुदाय में खुशी की लहर है। इस बीच संथारा से रोक हटने के बाद पहली संथारा का ऐलान भी हो गया है। बीकानेर में गंगा शहर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अब संथारा करेगी। विधि आयोग ने देश से मौत की सजा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सिफारिश की है। भारत में फांसी की सजा के सवाल पर लॉ कमीशन ने कहा है कि सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों में ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कमीशन में 9 में से 6 सदस्यों ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है। रिपोर्ट की एक प्रति कानून मंत्री को सौंप दी जाएगी, क्योंकि पैनल के प्रावधानों में किसी भी बदलाव की मांग पर संसद ही विचार करेगी।
और आज से डिजिटल हुई रामचरित मानस। पूरी खबर देखिए ब्रेक के बाद। और जल्द ही एप्पल उठाएगा अपने नए आईफोन से पर्दा। क्या है इस फोन की खूबियां, देखिए आगे। फूड रेगुलेटर फसाए खाने पीने के प्रोडक्ट्स की मंजूरी के नियम सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। मैगी मामले में कोर्ट की फटकार सुन चुकी फसाए अब इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि नियम बनाने में सलाह मशवरा करने के लिए एक लीगल फर्म को नियुक्त किया जा रहा है। हालांकि देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फसाए के इस कदम से नाराज है। पिछले हफ्ते जब फूड रेगुलेटर FSSAI को प्रोडक्ट मंजूरी से जुड़ी अपनी एडवाइजरी को वापस लेना पड़ा था तो देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि अब नए फूड प्रोडक्ट को बाजार में उतारने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। लेकिन सोमवार को फसाई ने ये साफ कर दिया कि वो इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। 6 महीने के भीतर वो प्रोडक्ट मंजूरी के लिए एक मजबूत कानूनी प्रक्रिया लेकर आएगी। मैगी मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने फसाई प्रोडक्ट मंजूरी की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। प्रोडक्ट अप्रूवल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी और इसीलिए FSSAI को उसे वापस भी लेना पड़ा था। मगर अब FSSAI दोबारा से प्रोडक्ट अप्रूवल को लाना चाहती है, वो भी रेगुलेशंस के रूप में, ऐसे रेगुलेशंस जो कि कानूनी रूप से मजबूत हों। और इसीलिए FSSAI ने उन्हें फ्रेम करने के लिए लीगल फर्म्स को नियुक्त करने का फैसला भी किया है। रामचरितमानस को अब आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर भी पढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण लॉन्च कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो ने रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन तैयार किया है। इस लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पारिवारिक मूल्यों की पूरी दुनिया में तारीफ होती है और कई लोग इससे जलते भी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं क्रूड पर, जिसमें तेजी दिखाई दे रही है। ब्रेंट क्रूड करीब 4% ऊपर इस समय। अगर देखिए किस तरह की तेजी नजर आ रही है, 4.5% ऊपर नाइमेक्स क्रूड भी नजर आ रहा है इस वक्त। आगे बढ़ते हुए एप्पल अपने नए आईफोन से पर्दा 9 सितंबर को कैलिफोर्निया में होने वाले इवेंट में उठा देगा। इस नए आईफोन में क्या क्या नया होगा और इसके लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं, ये बता रहे हमारे टेक गुरु अभिषेक तलन। फाइनली साल का वो वक्त आ गया है जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि नया आईफोन कैसा होगा। अगले हफ्ते 9 सितंबर को नया आईफोन दुनिया के सामने आ जाएगा। आईफोन्स की अब तक की हिस्ट्री रही है कि उनके हर ऑल्टरनेट वर्जन पर डिजाइन में बदलाव होता है और हर S डिवाइस में कोई नया इनोवेटिव फीचर जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 5S में टच आईडी वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर पहली बार किसी भी स्मार्टफोन में दिया गया था। तो इस बार आईफोन 6S में भी कुछ ना कुछ इसी तरीके का इनोवेटिव जरूर जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि एप्पल वॉच की तरह आईफोन 6S में इस बार फोर्स टच नाम का फीचर जोड़ा जाएगा, जो टच स्क्रीन के साथ इंटरैक्शन करने के तरीके को एक अलग ही मुकाम पर ले जाएगा। डिजाइन में बदलाव होने की उम्मीद बेहद कम ही है। कैमरा थोड़ा और बेहतर हो सकता है। उम्मीद है कि इस बार एप्पल अपने सेंसर को, जो कैमरा का इमेज सेंसर है, उसे और ज्यादा बेहतर बनाए, जिससे कम रोशनी में भी फोन से फोटो खींचना और भी बढ़िया बन सकता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार एप्पल आईफोन का 16 GB का मॉडल लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि 32 GB का आईफोन ही उसका बेस मॉडल होगा, जो 64 और 128 GB तक जाएगा। अब फोन कैसा होगा ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, पर अगर आप एप्पल फैन बॉय हैं तो पैसे जोड़ने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आईफोन भारत में काफी जल्द होने की उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर है कि आईफोन के लिए बेसब्री से इंतजार सब कर रहे हैं। ये देखना होगा कि प्राइस पॉइंट क्या है। प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत हैवी कॉस्टिंग होती है आईफोन्स की। और वो एक बात कह रहे थे कि हो सकता है पूरा जो ग्लास है वो सफायर का, तो सफायर अगर फुल स्क्रीन आएगा तो कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। बहरहाल देखना होगा लॉन्च में क्या होता है। लेकिन आवाज एट 9 में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।